हाय एवरीवन, आई एम अमृता भट्ट एंड आई एम बैक विद माय न्यू लेक्चर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए सो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। हमने लास्ट लेक्चर में जलियांवाला बाग मैसेकर पढ़ा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ा था, और हमने देखा था कि कैसे जलियांवाला बाग के बाद कैसे लोगों में इतना डिसकंटेंट आ चुका था, और हंटर कमेटी ने जिस तरीके से जस्टिफाई करा था जनरल डायर का वो एक्ट, वो गांधी को और डिसअपॉइंट कर देता है, विच लीड्स टू नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब ये जो दोनों ही मूवमेंट है, दोनों ही अलग मूवमेंट है, सेपरेट मूवमेंट्स है, बट ये इंटरकनेक्टेड है। हाउ, वो देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट के बारे में जानने के लिए पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जब भी बात करते हैं तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये पैरेलली चल रही हैं। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मॉडर्न हिस्ट्री में हम वर्ल्ड हिस्ट्री में हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, एंड साइमल्टेनियसली वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिस्कस किया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेड आ रही थी, सो कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड में हो गया था, इंग्लैंड में हो रहा था, और क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ से वेल्थ जा रही थी। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। वर्ल्ड वॉर 1 की ये बात है। वर्ल्ड वॉर 1 आपको अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, अलाइन पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स के बीच में ये रिवोल्ट हुई थी, जहाँ पे अलाइन पावर्स में कौन है? ब्रिटेन एंड फ्रांस, एंड सेंट्रल पावर्स में कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर आज का टर्की है। सो उस टाइम पे क्या हुआ? ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो चुका था, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 में हम देखते हैं कि अलाइन पावर्स जीत चुके थे, ब्रिटेन फ्रांस जीत चुके थे, राइट। सो ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो चुका था, और टर्की उस टाइम पे मुस्लिम आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था। और उस टाइम पे जो मुस्लिम आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, एक खलीफ होते थे, विच वॉज द सुप्रीम लीडर, जिनके थ्रू आइडियोलॉजीज प्रमोट होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो बुद्धिज़्म धम्मा के थ्रू प्रमोट होता था, राइट। तो वैसे ही उस टाइम पे टर्की खालिफ के थ्रू, द सुप्रीम लीडर, उसके थ्रू अपनी मुस्लिम आइडियोलॉजीज को प्रमोट कर रहा था। बट उस टाइम पे जब टर्की हम देखते हैं 1918 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है, एंड 1920 में टर्की कम्प्लीटली हट चुका था, ख़त्म हो चुका था। और वहाँ पे बात हुई कि अब टर्की तो ख़त्म हो चुका है, अब इस आइडियोलॉजी को भी काटो, और जो ये खालिफ हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दो, इनकी जो सुप्रीम लीडरशिप है खालिफ की, इसको ख़त्म कर दो। और यहाँ से शुरू हुआ ये खिलाफत मूवमेंट, विच वॉज फॉर खालिफ, कि आप हमारे सुप्रीम लीडर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और ये वर्ल्ड में हुआ। सो उस टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा था? 1919 में हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, विच पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट। 1920 में हम जलियांवाला बाग मैसेकर देखते हैं, और हंटर कमेटी के बाद तो और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे। और ये खिलाफत इशू मुस्लिम आइडियोलॉजी से लिंक था, तो इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, और इन्फ्लुएंस भी थे। ये इन्फ्लुएंस क्यों थे? बिकॉज मुस्लिम आइडियोलॉजी, आप मुस्लिम बाहर के हो या मुस्लिम किसी भी देश के हो, आइडियोलॉजी तो आपकी एक है, और आप अपनी आइडियोलॉजी को बचाने की कोशिश करोगे ही। वैसे ही इंडियन मुस्लिम का इस खिलाफत में काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है, और उन्होंने इसको इतना ज़्यादा वो इस इशू से इन्फ्लुएंस हो गए थे कि इंडिया के जो लोग थे, इंडिया की जो कांग्रेस थी, उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखी, जहाँ पे उन्होंने बोला ओके, अब जब हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो लेट्स बॉयकॉट। बॉयकॉट मतलब ख़त्म करते हैं, इनको तोड़ते हैं, इनकी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। स्कूल्स को बॉयकॉट करते हैं, कॉलेजेस को बॉयकॉट करते हैं, इवन लॉ कोर्ट्स तक को बॉयकॉट करने की बात करी। और यहीं से हम देखते हैं 1 अगस्त को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1921 में शुरू हुआ। सो कैसे खिलाफत इशू नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से लिंक्ड है? इसलिए लिंक्ड है क्योंकि खिलाफत ने ही नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी, वहीं से वो इशू को मिलकर लिंक्ड अप होकर उस इशू ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी है। सो अब ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में बॉयकॉट कैसे होने लगा? डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस, पंचायत जो होते थे उनको बॉयकॉट कर दिया। देन बॉयकॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो विधानसभा थे उनको बॉयकॉट कर दिया। फॉरेन क्लोथ्स को भी जलाया गया, आप पिक्चर में देख रहे होंगे,
कैसे फॉरेन क्लोथ्स को जला रहे हैं। अगर आपने गांधी मूवी देखी है तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उस मूवी में नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और गांधी का जो पॉलिटिकल टेक्निक्स हैं इंडिया में वो बहुत अच्छे से दिखाई हैं। और नहीं देखिए जिन लोगों ने वो भी देख सकते हैं। और रिन्यूसिएशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए हैं, ऑनर्स दिए हैं, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमको गवर्नमेंट से अब कुछ नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट की जितनी चीज़ें थी उनको हटाने की बात करी। जब फॉरेन क्लॉथ जलाए तो किस चीज़ की शुरुआत हुई? चरखे की। तो फेमस चरखा, गांधी चरखा, उन्होंने बोला हम अपने खादी क्लोथ्स बनाएंगे, अपना कपड़ा हम खुद बनाएंगे, हम आपका कपड़ा नहीं यूज़ करेंगे। इस चीज़ से क्या होता है, उन पे इकोनॉमिक प्रेशर आता है, और इकोनॉमिक प्रेशर से जो पॉलिटिकल चीज़ें वो कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल कंट्रोल वो इंडिया पे कर रहे हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे। सो ये टेक्निक्स गांधी की थी। और इसका क्या एम था? बेसिकली जो खिलाफत है उसको वापस लाइए, वो ख़त्म नहीं होगा। पंजाब में जो आपने जस्टिफिकेशन दी है वो गलत है, आप उनको पनिशमेंट दीजिए। और स्वराज की यहाँ फिर से बात हुई, बट ध्यान रखिए यहाँ पे जो स्वराज की बात हुई है वो होम रूल स्वराज नहीं है। यहाँ स्वराज इंडिपेंडेंस की बात करता है, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, इस स्वराज की यहाँ बात हुई है। और थोड़े ही समय में आप इसी स्वराज को पूर्ण स्वराज में भी बदलता हुआ देखेंगे। सो 1920 में अगेन कांग्रेस सेशन जैसे होता हुआ, ये नागपुर में हुआ ये सेशन। और इस सेशन में नॉन कॉर्पोरेशन ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दिखाया। कैसे? कांग्रेस जिस तरीके से चलता था, कांग्रेस की जो टेक्निक्स थी वो टेक्निक्स यहाँ पे अब बदली। स्वराज की यहाँ बात मैंने अभी आपको बताया, जो स्वराज यहाँ हो रहा है वो अब पीसफुल तरीके से तो होगा, नॉन वायलेंट तरीके से तो होगा, बट सेल्फ गवर्नमेंट की जो ये बात हो रही है, अब सेल्फ गवर्नमेंट के तरीके से ये स्वराज नहीं होगा, अब इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। कांग्रेस ने CWC निकाला, विच इज़ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। 15 मेंबर्स की ये कमेटी थी। और ये आज का जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ भी ये कमेटी है, जहाँ पे कांग्रेस किस तरीके से डील करे, क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए कमेटी बिठाई गई। देन PCC, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़, क्योंकि अब भारत एक देश का तो एक उसका लैंग्वेज का तो था नहीं। सो लिंग्विस्टिक बेसिस में ये निकाला कि जिस राज्य की जो भाषा है उस तरीके से कांग्रेस उस राज्य से डील करेगी। वार्ड विलेजेस कमेटी की बात हुई। अब जो विलेजेस थे उनमें कहाँ से डील करेंगे, वहाँ पे वार्ड समिति की बात हुई। आज के कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में भी हम इसको देखते हैं, वार्ड, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा। सो देन एंट्री फीस, उस टाइम पे कांग्रेस में जो एंट्री होती थी वो फीस बहुत महंगी थी, उस फीस को कम किया गया, 4 आने फीस हुई। एंड खिलाफत जिन्होंने लीड किया था वो द अली ब्रदर्स। कौन थे ये? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इनके साथ गांधी ने टूर किया। क्यों टूर किया? क्योंकि जो खिलाफत इशू था और जो खिलाफत की डिमांड थी उसको गांधी बिल्कुल मास मूवमेंट की तरह हर एक लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और उनका वही तरीका था, नॉन वायलेंट तरीके से वो टूर करते थे पूरे इंडिया में, और मासेस तक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करते थे। नाउ नेशनल स्कूल्स बने। ये नेशनल स्कूल्स क्यों बने? क्योंकि बॉयकॉट कर दिया। किसका? स्कूल्स का, फॉरेन स्कूल्स का। गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स बनाए हैं उनको बॉयकॉट हुआ, तो अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पढ़ेंगे? नेशनल स्कूल्स बने। यूनिवर्सिटीज़ बनी। जामिया मिलिया, आज की जो दिल्ली में ये यूनिवर्सिटी है उस टाइम की बनी है। काशी विद्यापीठ, फर्स्ट यूनिवर्सिटी काशी विद्यापीठ। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। ये जो आप यूनिवर्सिटीज़ आज जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ये उस टाइम के बने हुए हैं। अब आप और ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। लोकल स्ट्रगल्स भी हुए। एका मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पीजेंट्स भी परेशान थे, तो एका मूवमेंट, यहाँ पे पीजेंट्स जो थे इन लोगों ने हाथ जोड़ लिए, और जो टी प्लांटेशन ये लोग करते थे और बोला कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम टी नहीं उगाएंगे। यहाँ पे ये एका मूवमेंट यूपी में हुआ। मापेला मूवमेंट, ये भी रिवोल्ट हुआ बेसिकली। मापेला रिवोल्ट ये कहाँ पे हुआ? ये मुस्लिम्स थे मालाबार के, जिन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड सम हिंदूज। अगेन ये सब पीजेंट्स के स्ट्रगल भी इस मूवमेंट से उभर कर आए, क्योंकि उन लोग को लगा ओके अब शायद कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, कोई सुधार हो सकता है, और यहाँ पे वो चीज़ों को बदलना चाह रहे थे। अब ये जो इतना आप देख रहे हैं, इतना बॉयकॉट हुआ, तो गवर्नमेंट थोड़ी ना शांत बैठेगी। उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ,
गवर्नमेंट ने यहाँ लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जो रिवोल्ट कर रहे थे, जो बॉयकॉट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना शुरू करा। क्योंकि अब गवर्नमेंट अगर ये सब चीज़ें देख रही है तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी ना कि कोई उनके अगेंस्ट जाए और ये सब करे। और अगर एक ऐसी विचारधारणा रख रहा है और दूसरे को अपनी विचारधारणा बता रहा है तो लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हर कोई उस टाइम पर परेशान था। तो गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं चाहती थी। अरेस्ट होने के बाद भी ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, गांधी ने इसको कंटिन्यू रखा। ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ, बट और यहाँ तक कि ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने एक नई मोड़ ले ली, एक नया पार्ट ले लिया, विच वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जहाँ पे लॉ कोर्ट्स भी खत्म, लॉ कोर्ट्स को भी बॉयकॉट करने की बात करी गई। यहाँ तक कि टैक्सेस नहीं भरेंगे इसकी भी बात करी गई। हम इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इस मूवमेंट ने क्या इम्पैक्ट और क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिए। And thank you for watching this video. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.